हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए आज की साइंस की प्रैक्टिस को शुरू करते हैं और आते हैं प्रश्नों पर। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है, तो कृपया वीडियो में अंत तक बने रहिए। और वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा रबी फसल का युग्म है? पहला विकल्प है गेहूं सरसों, दूसरा है सरसों धान, तीसरा है धान मटर और चौथा है मटर और मक्का। तो ऐसा प्रश्न पहले भी आ चुका है। तो रबी की जो फसलें होती हैं ये अक्टूबर नवंबर तक इनकी बुआई कर दी जाती है और ये मार्च अप्रैल तक काट ली जाती हैं। तो पहला विकल्प इसमें सही है, गेहूं और सरसों। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभी कथन दिया गया है, पीने के पानी को उबालकर पीना हेपेटाइटिस ए के विरुद्ध एक प्रभावशाली बचाव का उपाय है। कारण दिया गया है, हेपेटाइटिस ए एक बैक्टीरिया जनित रोग है जो मुख्य रूप से जल द्वारा। तो इस प्रश्न में अभिकथन सही लिखा हुआ है, पीने के पानी को उबालकर पीना हेपेटाइटिस ए के विरुद्ध एक प्रभावशाली बचाव का उपाय है, लेकिन कारण गलत लिखा हुआ है। हेपेटाइटिस ए एक बैक्टीरिया जनित रोग है, ये गलत है, क्योंकि हेपेटाइटिस ए वायरस से फैलने वाला रोग है, विषाणु से फैलने वाला रोग है, इसीलिए कारण गलत है। ए सही किंतु आर गलत, यानी कि सी विकल्प इस प्रश्न में सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है, एक तत्व X ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके एक ऑक्साइड बनाता है जिसका विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है। निम्नलिखित में से X क्या हो सकता है? ये प्रश्न पहले भी प्रैक्टिस में आ चुका है, यदि आपने देखी होगी तो आपको पता होगा इसका उत्तर क्या होगा। तो इसमें लिखा है कि ये तत्व जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाता है और इसका विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, यानी कि ये कोई अम्ल है, क्योंकि अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। विकल्प देख लेते हैं। पहला विकल्प है सोडियम, दूसरा है सल्फर, तीसरा है हीलियम और चौथा है कॉपर। तो इस प्रश्न के लिए बी विकल्प सही हो जाएगा, सल्फर। सल्फर जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाता है और इसका जो विलयन होता है नीले लिटमस को लाल कर देता है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है, निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में वायु में ध्वनि की चाल अधिकतम होगी? पहला विकल्प है 0 डिग्री सेल्सियस पर शुष्क वायु में, दूसरा है 0 डिग्री सेल्सियस पर आर्द्र वायु में, तीसरा है 40 डिग्री सेल्सियस पर शुष्क वायु में और चौथा है 40 डिग्री सेल्सियस पर आर्द्र वायु में। तो इसमें पूछा गया है किन परिस्थितियों में वायु में ध्वनि की चाल अधिकतम होगी। तो डी विकल्प सही है, 40 डिग्री सेल्सियस पर आर्द्र वायु में। डी विकल्प इसमें सही है। ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं, ये भी आपको याद रखना है, और निर्वात से ये नहीं गुजरती, यानी कि निर्वात में इनका संचरण नहीं होता है, तो ये भी साथ में याद रखना है। ध्वनि तरंगों को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह वस्तु का सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है? पहला विकल्प है उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, दूसरा विकल्प है उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, समतल दर्पण, तीसरा है अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल लेंस और चौथा है उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण। तो इसमें वह समूह बताना है जो आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो इस प्रश्न के लिए बी विकल्प सही हो जाएगा, क्योंकि उत्तल दर्पण, अवतल लेंस और समतल दर्पण तीनों ही आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। बी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक मेज पर स्थिरावस्था यानी कि विरामावस्था में रखी हुई किताब के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है? पहला विकल्प है स्थैतिक घर्षण एकमात्र बल है जो उस पर लग रहा है, दूसरा है गुरुत्वाकर्षण बल एकमात्र बल है जो उस पर लग रहा है, तीसरा है उस पर कोई बल नहीं लग रहा है और चौथा है उस पर संतुलित बलों का एक युग्म लग रहा है।
तो जो किताब है वह मेज पर विरामावस्था यानी स्थिरावस्था में रखी हुई है, तो उस पर संतुलित बलों का एक युग्म कार्य कर रहा है। डी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है। पहला विकल्प है कोक, दूसरा है कोल तार, तीसरा है कोयला गैस और चौथा है चारकोल यानी कास्ट कोयला। तो इसमें कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप पूछा गया है, तो पहला विकल्प सही होगा कोक। ये कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है। अब ये जो 3 विकल्प लिखे हुए हैं कोल तार, कोयला गैस और चारकोल, इनके बारे में भी जान लीजिए। तो जो कोल तार होता है यह कोयला गैस और कोक की तैयारी में उप उत्पाद के रूप में एक गाढ़ा काला द्रव उत्पादित होता है, तो वह कोल तार कहलाता है। कोयला गैस जो है एक ज्वलनशील गैसीय ईंधन है जो कोयले से बना है, और चारकोल जो है एक काला कार्बन अवशेष होता है जो भार में हल्का होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीवों का समूह है। पहला विकल्प है ईस्ट, हाइड्रा, अमीबा, दूसरा है समुद्री एनीमोन, पैरामीशियम बैक्टीरिया, तीसरा है ईस्ट अमीबा बैक्टीरिया और चौथा है हाइड्रा, समुद्री एनीमोन और पैरामीशियम। एक कोशिकीय जीवों का समूह पूछा गया है। तीसरा विकल्प इस प्रश्न में सही होगा, ईस्ट अमीबा और बैक्टीरिया ये एक कोशिकीय जीव हैं। सी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है एक परिवार ने कार द्वारा दिल्ली से जयपुर तक यात्रा की। यात्रा के आरंभ में पथमापी पर पाठ्यांक 4157 किलोमीटर था। यात्रा के अंत में 4436 किलोमीटर था। यदि वह यात्रा पूरी करने में उन्हें 5 घंटे 10 मिनट लगे तो उनकी औसत चाल क्या थी। तो इसमें चाल बराबर दूरी बटे समय का सूत्र लगेगा। चाल पूछी गई है, दूरी कैसे निकलेगी, जो अंत का पाठ्यांक है उसमें से पहले वाले पाठ्यांक को घटा देंगे तो दूरी निकल कर आ जाएगी और समय दिया गया है। तो 4436 में से 4157 घटा देंगे तो 279 मिलेंगे। समय दिया गया है 5 घंटे 10 मिनट, तो 10 मिनट को भी घंटे में परिवर्तित करना पड़ेगा, तो 60 से इसमें भाग देंगे तो आएगा 5.16 घंटे। ये घंटे में बना लिया, 10 मिनट को भी और 5 घंटे पहले से ही थे। इससे 5.16 से 279 में दे देंगे भाग, तो उत्तर प्राप्त होगा 54 किलोमीटर प्रति घंटे। सी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से किन परिघटनाओं का कारक पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन को कहा जा सकता है। पहला विकल्प है पवन की दिशा का सटीक उत्तर दक्षिण दिशा से विचलन, दूसरा है दिन व रात का बनना और चौथा है ऋतुओं का बनना। तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो परिघटनाएं होती हैं वह पूछी गई हैं। तो पहला सही है पवन की दिशा का सटीक उत्तर दक्षिण दिशा में विचलन और दिन व रात का बनना। पहला और दूसरा यानी कि ए विकल्प इसमें सही है। ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी के परिक्रमण के कारण होता है, तो इसीलिए सी इसमें गलत है। सी नहीं यानी तीसरा इसमें गलत है, पहला और दूसरा सही लिखा हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है एक गुलाब सूर्य के प्रकाश में लाल दिखता है, हरे प्रकाश में यही गुलाब किस रंग का दिखेगा। पहला विकल्प है लाल, दूसरा है काला, तीसरा है हरा और चौथा है पीला। तो एक गुलाब है सूर्य के प्रकाश में लाल दिखाई दे रहा है, तो हरे रंग के प्रकाश में यही गुलाब किस रंग का दिखेगा, तो यही पूछा गया है। तो इस प्रश्न में बी विकल्प सही होगा, काला। क्यों काला दिखाई देगा? क्योंकि सूर्य के प्रकाश में गुलाब का रंग लाल दिखाई देता है। जब श्वेत प्रकाश गुलाब पर पड़ता है तो वह लाल रंग के अलावा अन्य सभी रंगों के प्रकाश को अवशोषित कर लेता है तथा केवल लाल रंग के प्रकाश को परावर्तित करता है। तो इसीलिए गुलाब का रंग लाल दिखाई देता है। लेकिन
जब एक लाल गुलाब हरे प्रकाश के संपर्क में आता है तो गुलाब सभी रंगों के प्रकाश को अवशोषित कर लेता है और किसी भी रंग के प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करता, इसीलिए यह काला दिखाई देता है। बी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है यदि पानी में नमक मिला दिया जाए तो पानी के क्वथनांक और हेमांक बिंदु पर क्रमशः क्या असर पड़ेगा। पहला विकल्प है दोनों बढ़ जाएंगे, दूसरा है क्वथनांक बढ़ जाएगा किंतु हेमांक बिंदु घट जाएगा, तीसरा है हेमांक बिंदु बढ़ जाएगा किंतु क्वथनांक घट जाएगा, और चौथा है दोनों घट जाएंगे। तो सबसे पहले तो क्वथनांक और हेमांक के बारे में जानना आवश्यक है। तो क्वथनांक वह तापमान है जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है और वह द्रव से गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। सामान्य परिस्थितियों में जल का जो क्वथनांक है वह 100 डिग्री सेल्सियस होता है और ऊंचाई पर जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। अब हेमांक क्या होता है, तो वह न्यूनतम तापमान जिस पर द्रव जमने लगता है या ठोस बन जाता है उसका हेमांक कहलाता है। तो इस प्रश्न के लिए दूसरा विकल्प सही है, क्वथनांक बढ़ जाएगा किंतु हेमांक बिंदु घट जाएगा यदि पानी में नमक मिला दिया जाए। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है पक्षियों में निम्नलिखित में से कौन सा अंग नहीं पाया जाता। पहला विकल्प है मूत्राशय, दूसरा है आंत, तीसरा है यकृत और चौथा है वृक्क। तो पक्षी जो होते हैं उनमें आंत भी पाई जाती है, यकृत भी पाया जाता है, वृक्क भी पाया जाता है, लेकिन मूत्राशय नहीं पाया जाता। ए विकल्प इसमें सही है, क्योंकि ये एक ही समय में दोनों अपशिष्ट उत्पादों को निकालते हैं और इनके मल और मूत्र का अलग अलग उत्पादन नहीं होता है, इसीलिए मूत्राशय इनमें नहीं पाया जाता, बाकी ये तीनों पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है अधिकांश पौधे मिट्टी से नाइट्रोजन निम्नलिखित रूप में प्राप्त करते हैं। पहला विकल्प है मुक्त नाइट्रोजन, दूसरा है नाइट्रिक अम्ल, तीसरा है अमोनियम क्लोराइड और चौथा है नाइट्रेट्स। तो पौधे जो होते हैं मुक्त नाइट्रोजन गैस का सीधे उपयोग नहीं कर सकते, जिसे आणविक नाइट्रोजन भी कहा जाता है। उपयोग करने से पहले इसे नाइट्रोजन युक्त यौगिकों में स्थिर किया जाना चाहिए। तो इसीलिए ये जो पौधे होते हैं मिट्टी से नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स के रूप में प्राप्त करते हैं। डी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में मिलान करना है। कॉलम 1 में दिए गए अम्लों का कॉलम 2 में दिए गए उन खाद्य पदार्थों से मिलान कीजिए जिनमें वे पाए जाते हैं। पहला है एस्टिक अम्ल, तो एस्टिक अम्ल पाया जाता है विनेगर यानी सिरके में, तो इसे चौथे से मिला देंगे। लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है, इसे तीसरे से मिला देंगे। ऑक्जेलिक अम्ल पालक में पाया जाता है, इसे पहले से मिला देंगे। और साइट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है, तो इसे दूसरे से मिला देंगे। तो इस क्रम में चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का पहला और डी का दूसरा। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग उर्वरक के रूप में नहीं किया जाता। पहला विकल्प है अमोनियम सल्फेट, दूसरा है पोटेशियम नाइट्रेट, तीसरा है कैल्शियम सुपरफास्फेट और चौथा है कैल्शियम कार्बोनेट। तो उर्वरक क्या होते हैं, सबसे पहले तो ये जानना चाहिए। तो उर्वरक वे रासायनिक पदार्थ हैं जो फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए आपूर्ति किए जाते हैं और उर्वरकों में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम सहित पौधों के लिए आवश्यक तत्व होते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि किस पदार्थ का उपयोग उर्वरक के रूप में नहीं किया जाता, तो वह कैल्शियम कार्बोनेट है। डी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है, इसका उपयोग उर्वरक के रूप में नहीं किया जाता। अगला प्रश्न है भारत के निम्न राज्यों में से किसके चक्रवात से प्रभावित होने की संभावना सबसे अधिक है। पहला विकल्प है हरियाणा, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है आंध्र प्रदेश और चौथा है उत्तराखंड।
तो भारत के जो तटीय क्षेत्र हैं तो उनमें भूकंप की संभावना अधिक होती है। सी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से जीवों का कौन सा युग्म बडिंग यानी मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है? पहला विकल्प है हाइड्रा अमीबा, दूसरा है अमीबा पैरामीशियम, तीसरा है ईस्ट हाइड्रा और चौथा है पैरामीशियम और ईस्ट। तो मुकुलन द्वारा प्रजनन करते हैं ईस्ट और हाइड्रा। ये मैंने डिटेल में एनसीईआरटी जब पढ़ाई है तो उसमें डिटेल में बताया है लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन के बारे में, तो आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं। सभी वीडियो मैंने टाइटल डाल दिए हैं, यानी लेसन का नाम डाल दिया है, तो आपको ढूंढने में आसानी होगी। अगला प्रश्न देखते हैं। आखिरी प्रश्न है आज का। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी धातु अन्य सभी को उनके लवड़ी विलयनों में से विस्थापित कर सकती है? पहला है कॉपर, दूसरा है आयरन, तीसरा है सिल्वर और चौथा है जिंक। तो जो अधिक अभिक्रियाशील धातु होती है वह कम अभिक्रियाशील धातु को उसके लवण के विलयन में से विस्थापित कर देती है। तो जिंक जो है ये सबसे अधिक अभिक्रियाशील है कॉपर, सिल्वर और आयरन की अपेक्षा। तो डी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो आज के वीडियो में कुल 19 प्रश्न लिए थे। किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आज ये 10वीं वीडियो है, इसके पहले 9 वीडियो आ चुकी हैं और सभी में महत्वपूर्ण प्रश्न है, संभावित प्रश्न है, तो वीडियो कृपया अवश्य देख लीजिए। और एनसीईआरटी क्लास 6 to 8 मैंने पढ़ा दी है, तो उसकी भी प्लेलिस्ट बना दी है। आप लोग आसानी से एक साथ सभी वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।